नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नागरिकता अर्थात हमारे संविधान में जो इंडियन सिटीजनशिप से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में, और दोस्तों इनसे बनने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियसली जो पिछली वीडियो थी हम लोगों ने उसमें बात की थी कि हम लोग टॉपिक वाइज जो आपके अनुच्छेद पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 के बीच जो भारतीय एवं संघ राज्य क्षेत्रों से अनुच्छेद पूछे जाते हैं एवं उनसे जो प्रश्न बनते हैं उसको डिस्कस किया था। उसी क्रम में दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों, फैक्ट्स के बारे में और उनसे बनने वाले प्रश्न की चर्चा करेंगे। इसके पहले दोस्तों मैं आज की वीडियो को शुरू करूं, जल्दी से यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका यह छोटा सा सहयोग हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसके पश्चात आपकी हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। चलते दोस्तों बिना कुछ समय गवाए अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों जैसा कि मैंने बोला ही कि आज हम बात करेंगे भारतीय नागरिकता से संबंधित फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों जो भारतीय नागरिकता है ये हमारे संविधान के भाग 2 में डिफाइन किया गया है। हमारे संविधान में वर्तमान में कुल 25 भाग है दोस्तों, और उन 25 भागों में जो भाग 2 है यह इंडियन सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। वहीं पर यदि मैं आर्टिकल की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 के बीच में यह जो आपके सिटीजनशिप से संबंधित जो आर्टिकल हैं उनको डिफाइन किया गया है। तो अनुच्छेद ध्यान रखना है, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता, और यदि भाग पूछता है तो भाग 2 में यह जो नागरिकता है उसके प्रावधान की चर्चा देखने को मिलती है। तो दोस्तों ध्यान से समझेंगे क्या कि भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में भारत की नागरिकता से संबंधित जानकारी की हमको वहां पर वर्णन देखने को मिलता है। तो पहली चीज किस भाग में है? भाग 2 में है। दूसरी चीज किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 के बीच में डिफाइन किया गया है। वहीं पर दोस्तों हमारा जो संविधान है जो कि 26 नवंबर 1949 को जब बनकर तैयार हो गया था, तो उस संदर्भ में प्रारंभ में जो अनुच्छेद 5 है यह भारत की नागरिकता के बारे में बात करता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, हमारे भारत देश का जो संविधान है यह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, और लागू की बात करें दोस्तों तो लागू अलग दिन हुआ है। लागू कब हुआ है? तो वो आपका डेट हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन जो अनुच्छेद 5 है उसी संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो किसके बारे में बात करता है? वह बात करता है भारत की नागरिकता के संदर्भ में। दोस्तों ध्यान रहे, एक एडिशनल फैक्ट है जो कि आपको जानना चाहिए कि दोस्तों ये 26 नवंबर है, इस 26 नवंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष विधि दिवस कह लें या फिर संविधान दिवस कह लें या फिर कानून दिवस कह लें, इन सभी दिवसों के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि संविधान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, विधि दिवस हम लोग कब मनाते हैं। तो ध्यान है दोस्तों, चाहे लॉ डे पूछे, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल डे पूछे, या फिर आपका संविधान दिवस या फिर विधि दिवस पूछे, तो ध्यान रखना है यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है आप सभी लोग जानते हैं, तेज आदमी है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि इस अनुच्छेद 11 के अनुसार, जहां पर अनुच्छेद 5 भारत की नागरिकता के संदर्भ में जानकारी देता है, वहीं पर जो अनुच्छेद 11 है ये कानून के द्वारा, विधि के द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए भारत की संसद को शक्ति प्रदान करता है। किस प्रकार की शक्ति प्रदान करता है जो हम आगे पढ़ेंगे? वो इस प्रकार की शक्ति प्रदान करता है कि भारत में यदि नागरिकता से संबंधित, सिटीजनशिप से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी कानून बनाना होगा तो यह अधिकार केवल और केवल किसके पास है? तो यह अधिकार हमारे देश के संसद के पास है। तो यह प्रश्न भी बनता है कि नागरिकता संबंधित कानूनों को बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ध्यान रखें दोस्तों, नागरिकता संबंधी कानून बनाने के अधिकार आप किसके पास है दोस्तों? तो यह भारतीय संसद के पास है, और इसी अधिकार के तहत जो संसद है उसके द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 जो है यह लाया गया था। आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि नागरिकता के संदर्भ में प्रथम अधिनियम कौन सा लाया गया था? तो दोस्तों नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता के संदर्भ में लाया गया प्रथम एक्ट है, प्रथम नियम है, जिसको हम लोग सिटीजनशिप एक्ट 1955 के रूप में जानते हैं। और दोस्तों हाल ही में
चर्चा का विषय रहा जो CAA है, जो वर्तमान में दोस्तों यह भी इसी का अमेंडमेंट है, इसी में किया गया संशोधन है, जिसको हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश हिंदी में बात करें तो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, जो दोस्तों इसी नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधित करके बनाया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि यह जो नागरिकता है, भारत की नागरिकता, इस भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समापन के लिए प्रदान करने वाला एक कार्य है। कौन दोस्तों? यह जो नागरिकता अधिनियम 1955 है यह, और यह दोस्तों भारत के संविधान के प्रारंभ होने के बाद और वहीं कार्य भारत की नागरिकता के बारे में बात करता है। तो ये जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है वह दोस्तों भारत की नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, भारत की नागरिकता का समापन कैसे हो जाएगा, इन सभी संदर्भों की यह बात करता है। तो ये तो हो गई मोटे मोटे तौर पे कि नागरिकता क्या है, नागरिकता संबंधी प्रावधानों की चर्चा कहाँ पे मिलती है, उससे संबंधित अधिकार किसको हैं, उसके बारे में। अब एक एक करके पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में क्या क्या चर्चाएं हमको देखने को मिलती। तो सबसे पहले दोस्तों अनुच्छेद 5 के बारे में बात करते हैं, जहां से नागरिकता अधिनियम सॉरी नागरिकता के जो संबंधित अनुच्छेद है वहीं से इसकी शुरुआत होती है। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है भारत के नागरिकता से संबंधित प्रावधानों के बारे में, जिसमें वह कहता है कि जन्म से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो और किस प्रकार कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, उसके संदर्भ में ये चीजें यहाँ पर चर्चा करती है। जैसे में क्या करता है भाई कि यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो तो वह भारत का नागरिक होगा, पहला है। दूसरा, यदि उसके माता पिता भारत में जन्मे हो तो भी वो भारत का नागरिक हो सकता है। तीसरा कहता है कि उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत में जन्मा हो तो भी वो भारत का नागरिक हो सकता है। और चौथा, यदि कोई व्यक्ति संविधान अर्थात जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसके लागू होने से पूर्व लगातार 5 वर्षों तक भारत में रहा हो तो ऐसा भी व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा। तो आपको कुल 4 कंडीशन बताए गए हैं अनुच्छेद 5 में, जो ये बताते हैं कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। पहला फैक्ट उन्होंने बताया है कि कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो तो वो जन्म के आधार पर क्या हो सकता है, भारत का नागरिक हो सकता है। दूसरा, उसके जो माता पिता हैं उन माता पिता के जो रिश्ते हैं उन माता पिता में से दोनों का यदि भारत के नागरिक हैं तो भी हो सकते हैं वो व्यक्ति भारत का नागरिक, या फिर माता पिता में से कोई भी एक यदि भारत में जन्मा हो तो वह व्यक्ति भी भारत का नागरिक होगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिस दिन लागू हुआ, लागू कब हुआ हमने अभी बताया, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी 1950 के 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले से यदि कोई व्यक्ति भारत में लगातार रह रहा है तो ऐसे भी व्यक्ति को भारत का नागरिक घोषित किया जा सकता है। तो ये जो फैक्ट है आपको ध्यान में रखने होंगे। तो ये जो जानकारियां थी यह अनुच्छेद 5 में हमको देखने को मिलती। अब अनुच्छेद 6 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से आव्रजन जिसको हम लोग बोलते हैं माइग्रेट करके आने वाले लोगों को नागरिकता। तो ऐसे कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान से आके भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी क्या योग्यताएं हैं? तो अनुच्छेद 6 उन्हीं के बारे में बात करता है। कहता क्या है अनुच्छेद 6 कि वे लोग जो 19 जुलाई 1948 तक या फिर उससे पहले भारत में आ गए हों वह व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे, पहला। दूसरा फैक्ट क्या कहता है कि वे लोग जो 19 जुलाई 1948 में भारत में आए उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन देना होगा। वह व्यक्ति देखें, डेट ध्यान रखना है आपको, ये जो डेट है यह बाउंड्री लाइन है, 19 जुलाई 1948 यह बाउंड्री लाइन है। यदि इस डेट के पहले यदि आप भारत के नागरिक हो, भारत में हो, तो आप भारत के नागरिक माने जाओगे। लेकिन इसके बाद यदि आप भारत के नागरिक बनना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 6 इसी संदर्भ में आपकी बात करता है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये जो फैक्ट है अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 की, इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। यदि दोस्तों आप समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 7 के संदर्भ के बारे में। अनुच्छेद 7 क्या कहता है भाई कि भारत अर्थात इंडिया से पाकिस्तान को आव्रजन अर्थात माइग्रेट करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के संदर्भ में। तो ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान को माइग्रेट किए हों उनके संदर्भ में यदि हम नागरिकता की बात करें तो उनके संदर्भ में नागरिकता का प्रावधान हमें अनुच्छेद 7 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 7 कहता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 7 कहता है कि 1 मार्च 1947 को
कब? तो डेट ध्यान रखना है 1 मार्च 1947 को। जो लोग पाकिस्तान को चले गए वे भारत के नागरिक नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, वे लोग जो 1 मार्च 1947 को, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, और वे व्यक्ति जो इस दिन के पहले बाद में चले गए भारत के छोड़कर, वे भारत के नागरिक नहीं होंगे। लेकिन किंतु ध्यान रखिएगा, अगर वे 19 जुलाई 1948 से पहले भारत वापस आ गए पुनः, तो वे भारतीय नागरिक होंगे। तो फैक्ट क्या है? थोड़ा सा ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड ये है कि मान लीजिए भारत और पाकिस्तान अपना इंडिया, और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो असमंजस में फंसे हैं कि हम भारत में रहें कि पाकिस्तान में रहें। तो मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, मोहन है, मोहन को लगा कि मेरे लिए जो है यह इंडिया सही नहीं है, मैं पाकिस्तान चला जाता हूं, वहां पर मैं अच्छे से रहूंगा। तो ये बंदे जो है, मोहन जी हैं, 1 मार्च को 1947 को ये भारत छोड़ के किधर निकल लेते हैं? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जाते हैं तो उनको इतनी शांति मिल जाती है कि घबरा जाते हैं। इतनी शांति मिलती है, इतना शांति मिलती है कि उस शांति से घबरा के वापस चले आते हैं कि ऐसी शांति हमको नहीं चाहिए। तो अब ये वापस कब आते हैं? 19 जुलाई 1948 के पहले पहले। तो यदि यह जो मोहन है 19 जुलाई 1948 के पहले भारत में आ जाते हैं, तो भारत सरकार कहेगी कि तुम्हारी भूल चूक माफ है भाई, जो सुबह का भटका शाम को घर वापस आ गया उसको हम माफ कर देते हैं, तुम भारत के नागरिक हो। लेकिन शर्त क्या है? आप 19 जुलाई 1948 के पहले आए। यदि इसके बाद आते तो आपको भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करना पड़ता, जो कि अनुच्छेद 6 में स्पष्टता हमने अभी बताया कि 19 जुलाई 1948 के बाद आए हुए सभी व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता के लिए क्या करना पड़ेगा? आवेदन करना पड़ेगा। तो ये अनुच्छेद 6 अनुच्छेद 7 में ये संबंध भी है। इस पॉइंट को, इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 8 के संदर्भ में। अनुच्छेद 8 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत में जन्म हो परंतु विदेश में रहता हो, तो ऐसे व्यक्तियों के संदर्भ में जो नागरिकता के प्रावधान हैं वह हमारे अनुच्छेद 8 में दिए गए। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय संदर्भ में जो अनुच्छेद 8 है, इसके अलावा जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 के जो नागरिकता दी गई दोस्तों, यह एकल नागरिकता दी गई है। हमने नागरिकता के ऊपर अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसमें आपको डिटेल में पढ़ाया है। वहां पर केवल अनुच्छेदों को लेकर चर्चा नहीं है, बल्कि कौन कौन से नागरिकता संशोधन में अधिनियम हुए हैं, कौन कौन सी चीजें नागरिकता के संदर्भ में आपको जाननी चाहिए, जिसमें एकल नागरिकता, द्वितीय नागरिकता क्या होती है, नागरिकता है क्या, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये सभी चीजें हमने डिटेल में चर्चा की हैं। और उसकी वीडियो दोस्तों इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप सर्च करके उसको देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर केवल अनुच्छेदों के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा कंसाइज हो गए। फिर भी मेरी कोशिश है कि आपको कोई जानकारी छूटने न पाए। तो ये जान लीजिए भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, जबकि अमेरिका जो है वहां पे ड्यूअल सिटीजनशिप के प्रावधान को फॉलो किया जाता है। तब अब आते हैं अनुच्छेद 8 संदर्भ में। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? कि वह व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो लेकिन लेकिन विदेश में रहता, तो ऐसे व्यक्तियों के संदर्भ में जो नागरिकता के प्रावधान है अनुच्छेद 8 में देखने को मिलते हैं। अच्छा, अनुच्छेद 8 कहता क्या है भाई? तो अनुच्छेद 8 कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस एक्ट के अंतर्गत भारत के नागरिक थे, तो वे भारत के नागरिक होंगे। अब ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये पॉइंट कहना क्या चाहता है, ध्यान समझिएगा। आप सभी जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जो संविधान का सोर्स है वह भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम कह ले, भारत शासन अधिनियम कह ले, वो था 1935। तो ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, यह कहता है, ये जो अनुच्छेद 8 वो कहता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत, किस अधिनियम को भैया? ये एक्ट आपको ध्यान रखना है भाई, भारत सरकार अधिनियम 1935 वाला जो एक्ट है, इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो और उस नागरिक के अंतर्गत यदि वो भारत में जन्मा हो, तो ऐसे व्यक्ति भी भारत के नागरिक माने जाएंगे, भले ही वो भारत में जन्मे हो और विदेश में रहते। इस चीज को आपको फैक्ट को ध्यान रखना है, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 9 की तरफ। अनुच्छेद 9 क्या कहता है भाई? आर्टिकल 9 क्या कहता है? तो आर्टिकल 9 कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता का न होना। अब देखिए, ये जो फैक्ट है ये इतना महत्वपूर्ण है कि आपके यहां से 2 या 3 प्रश्न कई बार बन जाते हैं। जैसे में क्या बन जाते हैं? प्रश्न ये बनता है कि क्या यदि कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे की नागरिकता को प्राप्त करता है, तो क्या इसके लिए जो है वो क्या कहते हैं, उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी या फिर दोनों जगह की नागरिकता होगी? तो इस फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। क्या ध्यान में रखना है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे जगह की नागरिकता लेगा तो उसकी नागरिकता स्वतः क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी।
तो आप लोग पूछेंगे ऐसा क्यों, तो हमने इसीलिए पहले बताया कि ये जो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, एकल नागरिकता मतलब केवल और केवल आपकी एक ही जगह की नागरिकता होगी, दो जगह की नहीं हो सकती। यदि ऐसा होगा तो इसके लिए ही यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले रहे हो तो वो दो जगह की नागरिकता होगी तब तो ना, इसीलिए अपने आप स्वतः नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो वही कहता है अनुच्छेद 9 कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी जो भारतीय नागरिकता है स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, और यह हमारे अनुच्छेद 9 में दिया गया। ठीक है, समझिएगा। अब चलते हैं भाई कहां पर, अब चलते हैं अनुच्छेद 10 की तरफ। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता के संदर्भ में जो जानकारी मिलती है, कहां मिलती है, अनुच्छेद 10 में देखने को मिलती है। अनुच्छेद 10 कहता क्या है भाई, तो अनुच्छेद 10 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों के तहत भारत के नागरिक हैं या किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन होगा जो संसद के द्वारा तैयार किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति नागरिक बने रहेंगे। तो यह जो प्रावधान है यह हमको अनुच्छेद 10 में देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस पॉइंट से, अनुच्छेद 10 से बहुत कम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को बने। यदि आप लोगों का मन करे कि इन अनुच्छेदों में से किसी को छोड़ना है तो आप अनुच्छेद 10 को छोड़ सकते हैं। खासकर आपको अनुच्छेद 5, 6, 7 और 11 यह महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सबसे नकारा है वो है अनुच्छेद 10, इतना महत्वपूर्ण नहीं। अब अनुच्छेद 11 तो इतना महत्वपूर्ण है, जैसे आलू में, सब्जी में जैसे आलू पड़ता है हर सब्जी में, वैसे ही हर एग्जाम में यदि नागरिकता से प्रश्न बनेगा तो यहां से प्रश्न जरूर उठाता है एग्जामिनर, है क्या। तो मैंने पहले ही बताया, अभी कुछ देर पहले शुरुआत में ही वीडियो में, कि जब भी नागरिकता की बात आएगी और नागरिकता को लेकर यदि कोई कानून बनाने की बात आएगी तो यह अधिकार केवल और केवल किसके पास है, तो यह अधिकार केवल और केवल संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। और यही बात करता है अनुच्छेद 11 कि संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार। अच्छा है क्या भाई, तो आपने अभी हमने आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पे सीएए, पहले ही बताया था, सीए तो बाद में आया, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बताया ना, तो वो भी क्या है, संसद ने बनाया। तो नागरिकता के विषय पर विधि अर्थात लॉ बनाने का अधिकार केवल, ध्यान रखिएगा, ओनली ऑन, और कोई अदर ऑप्शन नहीं है, केवल और केवल संसद के पास है। और यह अधिकार उसको कौन सा अनुच्छेद देता है, तो अनुच्छेद 11 उसको यह जो अधिकार है प्रदान करता। तो ये जो फैक्ट है दोस्तों, इन सभी फैक्ट को जितने भी आर्टिकल से पूछे गए हैं आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो सभी क्वेश्चंस हैं यहाँ से बनते हैं एज एग्जाम्पल के तौर पे कि भारतीय नागरिकता के ऊपर कानून बनाने का अधिकार कौन, पहला क्वेश्चन तो संसद को। भारतीय नागरिकता के ऊपर कानून बनाने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होता है अनुच्छेद 11 के तहत। जो भारतीय नागरिकता है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में, किस भाग में, इन सभी चीजों की चर्चा हम लोग करेंगे किसी और चीजों के माध्यम से, मॉक टेस्ट करेंगे। फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉप 10 एमसीक्यूज हैं, हालांकि उसकी चर्चा कर लेते हैं। और वीडियो पसंद आए, इसके पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे दोस्त। चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या है भाई कि भारतीय नागरिकता किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए। तो भारतीय संविधान के वो कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें नागरिकता के प्रावधान किए गए। और जी हाँ, आप सभी बताएंगे कि आपके इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपने बिल्कुल सही किए। ध्यान रहे, ईमानदारी से अपने जीवन में एक बात एकदम गांठ बांध लीजिए, अपने जीवन में 3 व्यक्तियों से कभी भी झूठ मत बोलिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अन्यथा आपका काम जो है गड़बड़ हो जाएगा। पहला गुरु से, दूसरा वकील साहब लोगों से, तीसरा डॉक्टर से। यदि आपने झूठ बोला तो आपका जो इलाज है, आपकी जो कार्यवाही है और आपका जो भविष्य है, यह तीनों अंधेरे में गर्त में चले जाएंगे। गुरु से झूठ बोलेंगे या फिर अपने आप से। देखिए सबसे बड़ी चीज सेल्फ रियलाइजेशन होती है। आप ठीक है, एक बार को आप गुरु को, डॉक्टर को, वकील को धोखा दे सकते हो, लेकिन जिस दिन आपने अपने आप को धोखा देना शुरू किया वह दिन आपके गर्त में डूबने वाला दिन है। उस दिन आप चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। रीजन ये है कि व्यक्ति दूसरों को धोखा दे सकता है, जिस दिन अपने धोखा दे दिया वह जीवन के योग्य नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को अंदर से मार डाला। तो ईमानदारी रखिए। हो सकता है कि आपके अभी 10 में से 2 क्वेश्चन सही हो, सारे गलत हो जाए, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, एक दिन वो भी आएगा जब 10 के 10 प्रश्न भी आपके सही होंगे। तो यदि ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप ईमानदारी से अपने काम पर फोकस हैं, वो भी दिन जरूर आता है। तो ईमानदारी से बताइएगा आपके इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपने बिल्कुल सही किए। तो प्रश्न बड़ा सिंपल सा है कि भारतीय नागरिकता के अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। तो दोस्तों देखिए, एक बात तो समझिएगा, मैं एक एक करके सभी के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग बता देंगे, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में जो है
यह नागरिकता का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। और यह नागरिकता जो अनुच्छेद 5 से 11 है, यह अनुच्छेद हमारे संविधान के भाग 2 में मिलता है। वहीं पर अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में जो भारत के राज्य एवं संघ क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करता है, राज्य व संघ क्षेत्र के बारे में यह बात करता है। और यह जो अनुच्छेद 1 से 4 है, यह भाग 1 में वर्णित किए गए। वहीं पर अनुच्छेद 12 से 35 की बात करें तो यह संविधान के भाग 3 के भाग हैं। और यह बात करते हैं किसके बारे में, तो यह बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में, जिनकी संख्या वर्तमान में 6 है, पहले कितनी थी, 7 थी। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक यह हमारे संविधान के भाग 4 के भाग हैं। और इसमें राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसको हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज बोलते हैं, उनका वर्णन देखने को मिलता है। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने। लीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न मैंने अभी कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो आपके सामने ऑप्शन है एकल नागरिकता, दूसरा ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त में से दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमने अभी बताया भारत में क्या है भाई, सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह किस अनुच्छेद में, हमने अभी कुछ देर पहले बताया कि भारत में एकल नागरिकता होगी, यह किस अनुच्छेद में इसकी जानकारी हमको देखने को मिलती। वहीं पर कभी कोई पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर दोहरी नागरिकता है, तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, वहां पे दोहरी नागरिकता के बारे में जानकारी आपको मिलती है। अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो हमने अभी बताया कि हमारे संविधान में केवल और केवल संसद ही वह संस्था है जो कि कानून के नागरिकता के संदर्भ में कानून बना सकता है। और उसको यह अधिकार किसमें दिया गया है, तो आपके सामने ऑप्शन है अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 या फिर अनुच्छेद 11। इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 11 जो है यह बात करता है किसके बारे में, यह बात करता है संविधान में संसद को नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने के अधिकार को ले। अनुच्छेद 4 क्या कहता है भाई, तो अनुच्छेद 4 कहता है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें हम भारतीय नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकते, तो आपके सामने ऑप्शन है जन्म के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है देशीयकरण के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको जो वीडियो मैंने बताया, आपको मैंने डिटेल में पढ़ाया, वहां मैंने बताया कि कुल 5 ऐसे प्रकार हैं जिसमें आपको भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने उस वीडियो को जाइए डिटेल में देखिए, किन किन आधारों पर भारतीय नागरिकता आपसे छीनी जा सकती है, किन आधारों पर भारतीय नागरिकता आपको दी जा सकती है, उन सभी चीजों की बहुत ही अच्छे तरीके से माइंड मैप्स मैंने वहां पर चर्चा की है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और उसके हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है कि भारतीय बैंक में आप आए और यहाँ पर पैसा जमा कर दें, इससे आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त होने वाली नहीं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न आपके सामने है कि देशीयकरण जिसको लोग नेचुरलाइजेशन बोलते हैं, इसके द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन है माता पिता की नागरिकता, दूसरा ऑप्शन है भाई और बहन की नागरिकता, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, चौथा ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों विदेशी से मित्रता करने पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। बताएं भाई, माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, या फिर विदेशी से मित्रता करने पर। ध्यान रहे दोस्तों, प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज और है, अभी आपके एग्जाम में एक प्रश्न आएगा, इस क्वेश्चन आंसर बताने से पहले बताना चाहूंगा कि जैसे सीएए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है नागरिकता के संदर्भ में आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों तो आपसे प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न ये बनता है कि भाई जो नागरिकता में जो सीएए लाया गया था, इस सीए में किस आधार पर नागरिकता दिया जा रहा है, कौन सा आधार है। तो सीए में जो आधार बनाया गया है वो यही देशीयकरण है, नेचुरलाइजेशन है, जिसके आधार पर सीएए के अंतर्गत, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत यह नागरिकता प्रदान किया जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही होगा आंसर दोस्तों विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। तो देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का तरीका क्या है, विदेशी पुरुष से नागरिकता विवाह करने पर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला प्रश्न है कि नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या। तो आपके सामने ऑप्शन है राज्य की सदस्यता, दूसरा ऑप्शन है उच्च परिवार की सदस्यता, तीसरा ऑप्शन है उच्च जाति की सदस्यता, और चौथा ऑप्शन है किसी धर्म का समर्थन। इसका सही आंसर क्या होगा, तो बहुत सिंपल सी चीज है कि ना आपको हाई क्लास परिवार के होने चाहिए, मतलब मानी मानी का परिवार होगा तभी आप भारत के नागरिक बन सकते, ऐसा कुछ है नहीं। आप किसी उच्च जाति को, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, ऐसा हो तभी आप नागरिक बनेंगे, ये भी प्रावधान नहीं है। आप सभी लोग जानते हो भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किसी धर्म का समर्थन करते हो तब भी नहीं होगा। तो न वर्ण से मतलब है आपके, न आपके जाति से मतलब है, न आपके धनवान होने से मतलब है, न आपके धर्म से मतलब है। मतलब किससे है कि आपको उस राज्य की सदस्यता प्राप्त हो।
यदि आप उस राज्य के सदस्य हो, उस देश के सदस्य हो, तो आप क्या है, आप उस देश के नागरिक के रूप में जाने जाओगे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही। अगला प्रश्न, प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न कहता है कि पाकिस्तान में आकर भारत में पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। लीजिए, अभी कुछ देर पहले हमने आपको आर्टिकल में जब पढ़ा रहे थे तो वहां पर चर्चा किया, तो बताइए भाई कौन सा ऐसा है जिसमें आपके अनुच्छेदों की चर्चा की गई। तो आपके सामने ऑप्शन है अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 11। इसका सही आंसर क्या होगा बताएं। तो अनुच्छेद 6 जो है यह बात करता है यदि कोई व्यक्ति भारत से आकर नागरिकता प्राप्त करता है तो उसके संबंधी जो प्रावधान है यह कहां पर दिए गए हैं, अनुच्छेद 6 में प्रोवाइड कराए। आगे बढ़ते भैया अनुच्छेद 8 की तरफ। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, अनुच्छेद 8 कहता है कि नागरिकता के लोप होने का नियम क्या है, मतलब नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी, इसका नियम क्या है, कैसे समाप्त हो जाएगी। तो आपके सामने ऑप्शन है परिवार से बिछड़ जाने पर, दूसरा ऑप्शन है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, तीसरा ऑप्शन है भ्रमण के लिए विदेश जाने पर और चौथा ऑप्शन है शिक्षा के लिए विदेश जाने। तो स्थिति में इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बहुत तेज तरह रात में तुरंत बता दोगे कि भाई परिवार से पिछड़ेगा तो ऐसा नहीं कि उसको नागरिकता समाप्त कर दिया जाए। कोई विदेश घूमने जा रहा है टूर पे तो उसका नागरिकता छीन ले, या फिर कोई शिक्षा के लिए पढ़ाई के लिए जा रहा है तो नागरिकता छीन ले। तो ये तीनों कंडीशन में आपकी नागरिकता आपसे छीनी नहीं जा सकती। इसलिए जो देशद्रोह वाला मामला है, यदि आप देशद्रोह करते हो देश के साथ, तो उस कंडीशन में यदि आपका देशद्रोह आपका सिद्ध हो जाता है तो उस कंडीशन में जो आपकी नागरिकता है वो क्या हो जाएगी, छीन ली जाएगी। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन में जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, सही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कहता है भाई कि एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, उनमें से एक कारण कौन सा होगा। तो आपके सामने ऑप्शन है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, दूसरा एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तीसरा एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता और चौथा एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्य करता है। तो हमने अभी बताया, आप लोग तेज आदमी तुरंत जान लोगे कि भाई एक आदमी जो है यदि किसी विदेशी की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत में कौन सी नागरिकता चलती है, एकल नागरिकता चलती है। तो आपने जैसे ही किसी दूसरे राज्य की नागरिकता प्राप्त की, आपकी नागरिकता क्या हो गई, डबल नागरिकता होगी, और जैसे ही डबल नागरिकता होगी भारत की नागरिकता वहां पर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है कि एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, उस कंडीशन में यह जो व्यक्ति है अपने नागरिकता के अधिकार को क्या कर देगा, खो देगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आज की वीडियो की अंतिम प्रश्न और अंतिम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। इसके पहले की वीडियो को हम अंत करें, वीडियो को लाइक जरूर शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं। तो आपके सामने ऑप्शन है अधिवास, दूसरा ऑप्शन है वंशानुक्रम, तीसरा ऑप्शन है पंजीकरण और चौथा ऑप्शन है आपका संपत्ति स्वामित्व। तो 4 ऑप्शन है, अधिवास है, वंशानुक्रम है, पंजीकरण है और संपत्ति स्वामित्व है। तो कौन सा आंसर आपका सही होगा कि कौन सा ऐसा शर्त है जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं। तो आपका आंसर नंबर डी, संपत्ति स्वामित्व। जो संपत्ति स्वामित्व है यह शर्त नहीं है, बाकी आपका आदिवासी होना चाहिए भारत का, भारत के वंश में आप आना चाहिए, भारत जो आपके परिवार का वंश है उसमें आना चाहिए, आप इनरोल होने चाहिए, पंजीकरण आपका होना चाहिए। ये सभी शर्तें भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए हैं। और कौन सी नहीं है, तो संपत्ति का स्वामित्व। यदि आप किसी संपत्ति के मालिक नहीं है, स्वामी नहीं है, फिर भी आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने नागरिकता संबंधित अनुच्छेदों की विस्तार से चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि हर एक फैक्ट, हर एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। उसके पश्चात दोस्तों हमने आज इस वीडियो में उससे संबंधित बनने वाले प्रश्नों की भी चर्चा आपसे की। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी, वीडियो हेल्पफुल होगी। तो यदि वीडियो आपको लगी हो कि थोड़ी सी भी, जरा सी भी आपके एग्जाम की दोस्तों हेल्पफुल लगी हो तो बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करिए और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसी अपडेट और इन्फॉर्मेशन साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।